हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज़। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर शशांक यादव। शशांक यादव लखनऊ लखीमपुर से हैं, एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। शशांक यादव की कहानी, शशांक यादव की जुबानी डियर फ्रेंड्स हम आपको सुनवाते हैं शिवा राठौर के तीखे सवाल में। सर जय हिंद। जय हिंद सर, जय समाज। सर कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर अभी ताज़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार और बीजेपी के सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता पे कातिलाना जो जानलेवा हमला हुआ है उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो साबित करती है कि जब शासन की तरफ से ठोक दो वाली भाषा होगी, मिटा देंगे वाली भाषा होगी, तो जनता के अंदर भी एक जो है वो गुस्सा पैदा होता है और लोगों को लगता है कि कुछ भी कर लोगे हमें सब माफ़ी मिलेगी। इस घटना के तीन पहलू हैं। माननीय सांसद जी गुप्ता जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसे कोई भी, संगमलाल जी के साथ कोई भी उसको सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है उस रूप में ये साबित करता है कि सत्ताधारी दल भी बहुत ज़्यादा एक अपने मगरूर उसमें था। वहाँ पर जो प्रकरण था उसमें 1 बजे से 2 बजे तक इनका कार्यक्रम था सांसद जी का, जैसा कि मुझे बताया गया है, और 2 बजे से 3 बजे तक कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और कांग्रेसी विधायिका मोना मिश्रा का कार्यक्रम था। और ये पहुँचते हैं वहाँ पर 3 बजे, 2:30-3 बजे के आसपास, और मंच के संचालन को लेकर झगड़ा होता है। ये जो तथ्य अभी तक निकल के आए हैं, यहाँ पर एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि इनको समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। जब 1 से 2 बजे तक का आपका टाइम है तो आपको दूसरे के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं निरंतर देख रहा हूँ कि प्रचार कार्यों में भी और चुनाव प्रचार के दरमियान भी उकसाने के लिए दूसरे दलों की मीटिंग के सामने सत्ताधारी दल भाजपा का जो लुम्पेन एलिमेंट या भाजपा के जो उनके बैनर के नाम पर असामाजिक तत्व ने कई जगह पर मीटिंगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। और इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उस पर जब नेतृत्व कुछ नहीं बोलता है तब जो इस तरह के अमर्यादित कार्यकर्ता होते हैं उनके हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ इसी रूप में हुआ कि सांसद जी जो भाजपा के हैं वो देर में पहुँचे, और जब वहाँ पर बताया गया कि संचालन को लेकर झगड़ा हुआ और फिर गाली गलौज की जो स्थिति आई, फिर दोनों पक्षों ने जब भी मारपीट करी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2 सांसद वहाँ मौजूद रहे हों, उन सांसदों की उपस्थिति में कार्यकर्ता भिड़े हों, जिसमें चोट संगमलाल जी को भी आई हो, जिसमें भाजपा की सरकार केंद्र में, यहाँ भाजपा की सरकार प्रदेश में। और सरकार कितनी उत्तर प्रदेश की डायरेक्शनलेस है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन इस चीज़ को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाया कि 2 दल के लोग होंगे और वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। तो या तो एंट्री की बात होनी चाहिए थी या फिर संगमलाल जी की तरफ से जो है, जब क्योंकि लेट आए थे तो माफ़ी मांगते और वहाँ पर मर्यादित तरीके से कार्यक्रम करते। मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं पर भी मर्यादा रखी गई होती तो इस तरह का विवाद होता। चाहते तो ये विवाद टल सकता था। सर 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? किस किस संगठनों के साथ अलायंस कर सकते हैं? देखिए, अलायंस करने वाली बात पर तो मेरा अधिकार नहीं है, ना मेरी हैसियत है कि मैं किससे अलायंस होगा किससे नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि इस बार अलायंस जो है हम जो नए या जिनको, हालांकि मुझे शब्द तो अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी छोटे दल हैं, उनकी भी अपनी एक राजनीतिक समझ है, चाहे वो जनवादी पार्टी है और चाहे हमारे महान दल के लोग हैं। इस तरह के तमाम दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा, इंद्रजीत सरोज जी का दौरा, लीलावती जी का दौरा, जूही सिंह का दौरा, और आपके हमारे प्रदीप तिवारी, राजपाल कश्यप, ये जो जिस तरीके की
भीड़ निकल कर आई है, जिस तरह इससे साबित हो रहा है कि जनता में गुस्सा बहुत ज़बरदस्त है। और आज की तारीख में जनता मान चुकी है कि भाजपा का अगर कोई भी सशक्त विरोधी या विपक्ष, मजबूत विपक्ष है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए अलायंस, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट रूप से है कि जनता को किसी भी हालत में उसको याद दिलाना है उस ऑक्सीजन की कमी का, उस कोरोना काल की कमी का, उस महंगाई का। कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको महंगाई का। आज 25 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया है। प्रदेश में करीब 75 ज़िलों में से 40-42 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर गन्ने की ही अर्थव्यवस्था है। 1 एकड़ में मामूली से मामूली 300 कुंटल, जो सबसे बेकार किसान होता है वो 1 एकड़ में 300 कुंटल गन्ना निकालता है। 315 का रेट जब हमने सरकार छोड़ी थी तब से अब तक बना, अब जाके 25 रुपये अभी बढ़ाया है। वो भी कब तक इफेक्टिव होगा भगवान जाने। दुनिया जानती है, गन्ने का किसान जानता है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो 10-10, 15-15 रुपये भी हर साल बढ़ते तो आज की तारीख में 400 रुपये का रेट अपने आप हो गया होता। पीछे के सालों की बात छोड़ दीजिए, मैं खाली 1 साल की बात आपसे कर रहा हूँ। 400 रुपये का रेट होता है, यानी 75 रुपये कुंटल का घाटा काश्तकार को इस सरकार ने दिया। 300 कुंटल के हिसाब से 22,500 रुपये। डीजल 37 रुपये पिछले 3-4 साल में बढ़ा है जब से ये सरकार रही है। 100 लीटर से कम किसी भी कीमत पर डीजल साल भर में लग जाता है 1 एकड़ में। 3700 रुपये का चूना 1 साल में किसान को ये लगा। खाद उसकी जो है 50 से 45 किलो गट्टे, दाम उसके बढ़े, लागत दुगनी हो गई। यानी कि लगभग हम लोगों ने जो आकलन किया है 30,000 रुपये अतिरिक्त लागत बढ़ी है और किसान का घाटा हुआ है। और 6,000 रुपये दे के उन्होंने एक किसान सम्मान निधि का नाम रख दिया। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो धोती उतार के आपको पगड़ी पहनाई है। आप पगड़ी 500 रुपये महीने की पगड़ी तो पहन रहे हो, लेकिन टांगों के नीचे से धोती उतर के ये किसान हमारा बेचारा नहीं देख पा रहा। उज्ज्वला को ले लीजिए, उज्ज्वला में रेट इस सरकार में 500-550 रुपये करीब बढ़ गए, 600 रुपये के आसपास जब से सरकार है। मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल से निश्चल प्रहरी तो एक मजबूत है और गांव देहात की आप बात करते हो, ये आपकी खासियत है। एक सर्वे कर लीजिए, मेरा तो सर्वे है, मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि 10% से ज़्यादा जो उज्ज्वला के लाभार्थी है उन्होंने दूसरा सिलेंडर नहीं भरवाया है। आज सिलेंडर खाली वो पूजा के लिए रखा है, घरों में जाके आप दिखवा लीजिए। 300 रुपये का औसत 4 यूनिट वाले आदमी को अनाज दे रहे हैं। 8 महीने का अनाज 2400 रुपये मिले। गैस का सिलेंडर पर 600 रुपये का जो चूना है, किसी भी 4 आदमी के परिवार में औसतन जो है साल भर में 8 सिलेंडर से उसका काम चल जाता है 365 दिन। तो अगर आप इसी चीज़ को मान लीजिए कि उसने अगर साल भर में 8 ही सिलेंडर खरीदे तो उसने 4800 रुपये सरकार को अतिरिक्त दिए और 2400 रुपये उसको लाभ मिला। यानी कि सरकार ने 4800 वसूल के 2400 दे दिए। और फिर वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि धोती उतार के पगड़ी पहनाई, नंगा किया। तो इन चीज़ों को जनता अब समझ रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आई अभी, आरबीआई की रिपोर्ट, सभा का शासनकाल 12 से 17 का। 12 से 17 में उत्तर प्रदेश में आमदनी की दर लगभग 6% बढ़ी 5 साल में, 6% औसत। अभी देख लीजिए, ये घट के इनके 4.5 साल में आय वृद्धि की दर 1.8 है, यानी कि तिहाई से भी कम। एक जवाब देते हैं कि साहब कोरोना जो है वो कोरोना की वजह से ये स्थिति आई है। तो कोरोना क्या खाली भारत में आया? पूरी दुनिया में कोरोना रहा। कह रहे साहब थैंक यू मोदी जी, वैक्सीन फ्री बांटी। तो इस किस देश में वैक्सीन के पैसे लग रहे हैं पूरी दुनिया में? कौन सा देश पैसे वसूल रहा है? और यह हिंदुस्तान में आज से पहले जब वैक्सीन लगी कब पैसे वसूले गए हैं? और हम तो बड़ा स्पष्ट मानते हैं कि दवा पढ़ाई मुफ्ती और रोटी कपड़ा सस्ता हो। हेल्थ और एजुकेशन तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रहना ही रहना है। आप ये कह के कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि हाय मोदी ना होते तो जनता मर जाती। सरकार तो हमेशा जिम्मेदार होगी। अगर एक भी मौत है, 4 लाख लोगों का तो ये दिखा रहे हैं
मेरे जनपद में खाली लखीमपुर में 40,000 वोटर कम हुआ है। और ये सरकार के आंकड़े हैं जो इन्होंने आकलन किया। ये वोटर कहाँ चला गया? मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जो कोरोना की तमाम ऐसी मौतें, कितना बताया सर आपने? 40,000 वोटर लखीमपुर का 2021 जो दिसंबर की है 20 की खबर, उसमें पिछली बार 19 के लोकसभा चुनाव से दिसंबर 20 में 40,000 वोटर कम हुआ। ये कह सकते हैं कि साहब हम बड़े, दूसरी सरकारें बेकार थी और फर्जी होगा, लेकिन 19 में 4 साल से तो सरकार आप ही की रही। तो ये दूसरा, कोरोना का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेथ का वो जारी करेंगे मुआवजा। वो मुआवजे का कोई मानक नहीं बना पाए, 4 बार 6 बार डांट खा चुके हैं। 50,000 रुपये इन्होंने अपनी तरफ से कहा है। और अभी भी कोरोना के डेथ सर्टिफिकेट का प्रारूप अभी भी तय नहीं है। उन हजारों हजार लोगों का क्या होगा जो गांव में बेचारे ख़त्म हो गए, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। जो बेरहम सरकार ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट में और लोकसभा के जवाब में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? तो ये सारे झूठ एक एक करके भाजपा के खुल रहे हैं। और मैं तो आप ही से कहता हूँ राठौर साहब, चैलेंज के साथ, और जो इस चैनल को सुन रहे हैं लोग, वो 12 से और 2021 के बीच में अपनी सेविंग्स को चेक कर लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो सेविंग्स आपकी 25 से 30% आपकी जो हो जाती थी साल भर में पूरी आमदनी पे, आज सेविंग ख़त्म है। आपने अपनी एफडी तुड़वा ली होगी, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त आमदनी नहीं हो रही है, आप अपनी जमा हुई को खा रहे हो। जो भी मध्यवर्गीय है, जो हमारा कमज़ोर पेशा है, वो तो बेचारा जोड़ ही नहीं पाता था। तो मजदूर की जो हैसियत अपनी जगह पे गिरी। डीजल के, पेट्रोलियम के दाम जब बढ़ते हैं तो सीधा उसका असर महंगाई पे होता है, और महंगाई मल्टीप्लाइंग है। और ये एक अजीब देश है मोदी जी की सरकार में कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है। मतलब सीधी सी बात है। एक खबर अभी आई थी अगस्त में, हाँ अगस्त में ही आई थी। इस देश में अभी 2021 में जो 50 लाख से महंगी कारें हैं, उनकी बिक्री 150% बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले। लेकिन मोटरसाइकिल की बिक्री 40% कम हो गई। तो आप तय करिए, मतलब क्या है कि पैसा इकट्ठा हो रहा है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है जो कहती है कि जब 2014 में था कि 1% लोगों के पास देश की 56% पूंजी थी, और जो ताज़ा आई है 2021 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट कि 1% लोगों के पास देश का धीरे धीरे जो है 77-78% पैसा हो गया। 1% लोग जो है, और 99% जो है वो पूरा 24% पैसे में पूरा देश गुजारा कर रहा है। पूंजी, एक कल्पना कर लीजिए कि लखनऊ का पैसा खाली 2 सेठों के पास हो जी, तो क्या स्थिति होगी। कि हमारा मानना यह है कि गरीबी जो है वो आदमी को इतना कमज़ोर कर देती है। हम लोग तो कभी कभी एक वो हो सकता है नारीवादी लोग मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन एक कहावत है और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि अगर स्त्री का जो मर्द जो है वो पुरुष होता है या उसका पति पुरुष होता है, लेकिन पुरुष का जो मर्द होता है वो कर्जा होता है। वो कर्जे के सामने आज की तारीख में इतनी हालत ख़राब है। एक राठौर साहब, ज़रा बैंकों की भी स्थिति आप लोकल लेवल पे मालूम करिए। बैंकों का ब्याज दर वो घटाते चले जा रहे हैं, ये हल्ला मचा रहे हैं। सवाल खड़ा होता है सर, क्या ये चुनाव के टाइम पे चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीएसपी हो, ये जितनी जुमलेबाजी करते हैं, जब चुनाव के 4 महीने रह जाते हैं तब इनको धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, गरीबी, अमीरी, बैकवर्ड, ऊंच,
नीच, जाति इत्यादि बातें याद आती हैं। ये 4.5 साल तक ट्यूटर करते हैं, हैंडल करते हैं और मज़े मारते हैं। और जब 4 महीने रह जाते हैं तो लोग बिरादरी की बात करते हैं, रिश्तेदारी की बात करते हैं, धर्म और राजनीति की बात करते हैं। ये पब्लिक के साथ छलावा नहीं है सर क्या? बिल्कुल नहीं। इस देश में जब से ये सरकार आई है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आई है, आप जैसे न्यूज़ चैनल कुछ दिखा दें तो दिखा दें। ये बताइए किस अखबार में खबर आई है कि कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के 1000 से ऊपर FIR पूरे उत्तर प्रदेश में हुई? किसको मालूम है ये बात? मेरे जनपद में पूड़ी बांटने पर मजदूरों पर हम लोग पे FIR हुई थी, एक नहीं 3 FIR। ये तो सर मैंने पहली बार सुना है कि कोरोना काल में 40,000 लोग, और वो भी लखीमपुर से अकेले मतलब दुनिया से चले गए। ये तो मैंने आपके द्वारा सुना, ये तो मुझे जानकारी नहीं थी। आप श्योर हैं सर? मैं मोबाइल लाओ बड़ा वाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर देखिए आप हो सका तो मैं वो अमर उजाला की खबर है। आपने बात ही जब कही दी जी, मैं मान लेता हूँ, आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। हाँ चलिए सर मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं सेंड कर दूंगा। मैं ये कह रहा था जी सर कि जो आपने एक बात करी थी कि मैंने एक उदाहरण बताया आपको, जी सर। विपक्ष की आवाज़ को आने नहीं दिया जा रहा है। चैनल्स जो है, अब जब 32 चैनल 2 व्यापारिक घरानों के अधीन होंगे तो कैसे बात आएगी? आपने अभी मोदी जी का कवरेज को देखा कि किस तरीके से बेइज्जत होकर भी चैनल जो है बिल्कुल 170 राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर गए हुए थे। कोई अकेले मोदी जी नहीं गए थे जब वो जनरल महासभा की बैठक थी। और कितना कंट्रोवर्सी है, मोदी जी UNO को भाषण को संबोधित करते हुए बोल रहे कि हमें एक वैज्ञानिक सोच की, जनवादी प्रगतिशील सोच को डेवलप करना है। और वही मोदी जी के नेता कहते हैं कि गणेश जी हमारे जो है वो सर्जरी का एक प्रारूप है। तो पौराणिक संदर्भों का एक तरफ बात करते हो, एक तरफ वैज्ञानिक सोच की बात करते हो। एक आप यहाँ पर आपकी सांसद कहती है कि नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त था, और वहाँ पर बाइडेन के साथ जब बैठते हो तो आप गांधी की महत्ता को स्वीकार करते हो। गांधी मरने के बाद भी जीवित हैं। जितना भी गड्ढे में डालोगे, गांधी की अहिंसा का सवाल बार बार सिर पे खड़ा होगा। कमला हैरिस से आप मिलते हो, उपराष्ट्रपति से, वो कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये इनडायरेक्टली उसने कहा तो आप ही से ये चीज़ें आ रही हैं। मेरा अपना ये मानना है कि प्रचार के दम पर इनका ये मानना है कि राष्ट्र प्रेम और हिंदू मुस्लिम की बहस का एक तड़का पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी रुझान को बढ़ा रहा है। और ये ट्रेंड होता है, हर राजनीति में ट्रेंड होता है। आज की तारीख में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, उदारवाद एक गाली हो गई है। सिकुलर कहते हैं, पत्रकारों को प्रेस्टिट्यूट कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट से मिला के, और वो भी किसने? VK सिंह साहब जैसे लोग। तो जब इतने बड़े स्तर के लोग ये इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर साधारण कार्यकर्ता से भी काहे कि हम क्यों नाराज़गी उत्पन्न लें? गोली, गांधी जी की फ़ोटो पर गोली मार के और उनकी मृत्यु का जश्न मनाया जाता है और सरकार खुश रहती, खामोश रहती है। रामपुर में किसान आंदोलन में जब एक किसान मारा जाता है और उस पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, मेरा सवाल था विधान परिषद में कि साहब तिरंगा केवल जो आर्म फोर्सेस में ऑन सर्विस ड्यूटी है उन्हीं पर फहराया जा सकता है। उस किसान पर उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। अखलाक के मर्डर में जो वो था, जिन पर आरोप था, उसकी जब डेथ होती है, जेल से डेड बॉडी आती है, तो मिनिस्टर की मौजूदगी में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और जब सवाल उठाया जाता है कि साहब ये तिरंगे का अपमान है, तब कहा जाता है कि आप राष्ट्रद्रोही हो। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, अब आप कम से कम सोशल मीडिया से और आप जैसे चैनल जो न्यूज़ पोर्टल्स है, इन्होंने खबरों का, अब आज की तारीख में कोई चीज़ छुपी नहीं है। अगर हमारे सांसद भी उनकी मौजूदगी में राष्ट्रगान गलत पढ़ेंगे तो वो भी पूरी दुनिया जान जाएगी। कोई भी चीज़ छुपनी नहीं है। मैं भी कोई गलत शब्द चल जाएगा तो आप भी सर आपको जानकारी है? मेरे को पूरी दुनिया जान रही है।
तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि पोर्टल पे अब सोशल मीडिया से आज की तारीख में कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है, इसलिए एक जिम्मेदार और लेकिन हमारी आपकी सबकी एक जो मिल के जिम्मेदारी है वो यही बात है कि कहीं पर भी जो संस्थाओं को गिरने ना दें, जो पत्रकारिता की महत्ता है उसको बढ़ावा दें, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इधर एक कुछ सख्ती दिखाई है, कुछ लग रहा है, तो उम्मीदें बढ़ी हैं, तो मैं कभी उम्मीद नहीं खोता। और जो आपने कहा कि जाति और धर्म की बात करते रखते हैं, हम कोई बात नहीं कर रहे, हम वही कह रहे हैं जो हमने 12 से 17 में कहा। हमने 11% 11.4 पर GDP उत्तर प्रदेश की छोड़ी थी, और वो घटा के इन्होंने कोरोना से पहले ही नोटबंदी तक आते आते वो GDP इन्होंने 6% पे पहुंचा दी थी, और फिर लगातार गिरती ही चली गई। तो हम तो अपनी बात तो हम कहीं, हमें तो अधिकार है। बिल्कुल सर, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। स्टेडियम बनाया है, अगर हमने मेट्रो बनाई है, अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, अगर हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया है, अगर हमने एम्बुलेंस चलाई है, अगर हमने दुनिया की 112 मॉडल का पुलिस का मॉडल दिया है, डायल 100 का हमने मॉडल दिया है, हम वो तो कहेंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं, आप बता दो आपने क्या किया है। एक कहावत है, बड़ा मैं बस एक मिनट लेता हूँ आपका, कि बीजेपी के लिए, मैंने तो सदन में कहा था, दुनिया का एक सबसे पतला तार बना दिया जापानियों ने, चुनौती दी कि इससे पतला तार कोई बना के दिखाए। वो रूस में गया, रूस वाले उसको देखते रहे, उन्होंने उस तार को ड्रिल कर दिया, अंदर के तार के अंदर छेद कर दिया, तो जापानी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। वहाँ से निकल के गया, अमेरिका चला गया। तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम भी टेक्नोलॉजी के बड़े अधिकारी बनते हो। उन्होंने उसमें ग्रूव्स काट दिए, इंडिया आ गया। इंडिया में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि देखिए अब ये मैक्सिमम हो गया, इसके बाद अब कोई भी चीज़ इतने पतले तार में सुराख भी कर दिया गया, ग्रूव्स भी कट गए, अब कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी समझ में नहीं आ रही है कि हम इसमें कर सकते हैं, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो कहावत है कि आप जो है भारत का अपमान करेंगे। सरकार ने कहा कि आप वैज्ञानिक लोगों ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि साहब इसमें और कोई दखलंदाजी संभव नहीं है। तो सरकार ने कहा एक काम हम तो कर ही सकते हैं, उन्होंने उस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगा दी। एक चुटकुले के रूप में ये बात चलती है। तो आप वही काम प्रदेश की सरकार कर रही है। हमने एक आना स्टेडियम बनाया, उन्होंने फीता काटा, उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। हमने लोक भवन बनाया, जो दुनिया की एक सबसे खूबसूरत इमारत है, वहाँ आपने अटल जी की एक जो है, अब अपने अटल जी के लिए अभी तक कोई जो है जगह नहीं बना पाए, आपने लोक भवन पे अटल जी की मूर्ति लगा दी। आपने यूनिवर्सिटी कहा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज भी वो लोहिया संस्थान की 4थी मंजिल पर एक कमरे से चल रही है। तो क्या किया है इन्होंने? हमने जो किया है हम तो कहेंगे, आपको ख़राब लगे तो ख़राब लगे। हमने GDP बढ़ाई, वो हमने कहा, हमने जो काम किए वो हम कह रहे हैं। हम जातिगत जनगणना की बात आज से नहीं, हम 2012 से कर रहे हैं। हम जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब किसी को जातिवाद लगता है तो जातिवाद लगे, किसी को लगे कि साहब वो गा रहे हैं तो गाने दीजिए। हमने जो कहना था हमने कर दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अमूल्य समय में से समय दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय।